हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज एक नई सीरीज को लेके आए हैं क्लास 11th के लिए, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस करेंगे और 100 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेटा 100 क्वेश्चंस में आपकी पूरी क्लास 11th कवर हो जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहना और सारे क्वेश्चंस अपने नोट करते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, बेटा आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते रहना। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, फिर सॉल्व भी करूंगा, कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट मोलैलिटी of the solution आपको बेटा मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है और आपको मोलैरिटी को दे रखा उसने। कैपिटल एम का मतलब होता है बेटा मोलैरिटी। आपको मोलैलिटी को फाइंड करना है। मोलैलिटी का मतलब होता है, स्मॉल एम से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को। तो जो भी चीजें गिवन है पहले आप उनको लिख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो जैसे हमको मोलैरिटी दे रखी है 3m, और इसको मैं अगर मैं यूनिट के साथ लिखता हूं तो आप लिख दोगे 3 मोल पर लीटर। ये आपको मोलैरिटी गिवन दे रखी है। किसकी बेटा? डेंसिटी दे रखी है आपको। डेंसिटी आपकी हो गई आपकी 1.25 ग्राम पर लीटर। आपसे पूछा क्या है? मोलैरिटी दे रखा था आपको, मोलैलिटी आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि 90% बच्चे फॉर्मूला ही गलत लिख देते हैं मोलैलिटी का। उसके बाद फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। अगर बेटा मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ये केजी में होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मास की जगह पे आप वेट को भी लिख सकते हो, वेट को भी आप लिख सकते हो। मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे आप मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट को भी लिख सकते हो। हमें बेटा ये फाइंड करना है मोलैलिटी। ये फॉर्मूला हो गया आपका मोलैलिटी का। अब हम चेक करेंगे कि हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा ना तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं और ना ही हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। हमें मोलैरिटी दे रखा है, तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। बेटा नंबर ऑफ मोल्स का मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है हम उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमें गिवन मास कैलकुलेट करना है बेटा, क्योंकि यहां से हमें मोल तो पता चल गया कि 3 मोल है, तो एन की वैल्यू हमने बेटा 3 रख दी। और गिवन मास हमें कैलकुलेट करना था, तो मैंने मोलर मास से इसको इंटू कर दिया, मोलर मास से इंटू कर दिया इज इक्वल टू गिवन मास। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा मोलर मास क्या होगा, तो जिसका सॉल्यूशन दे रखा है उसका ही हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। और NaCl दे रखा है, तो अगर मैं NaCl की मोलर मास की बात करता हूं तो मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। NaCl है,
Na का बेटा 23 होता है और Cl का हो गया आपका 35.5। ये कितना हो गया बेटा 538 और 358.5 ग्राम। 58.5 ग्राम हो गया आपका NaCl का मोलर मास। इसको हम यहां पुट कर देते हैं बेटा, तो 3 इंटू 58.5 ग्राम इज इक्वल टू गिवन मास, इज इक्वल टू गिवन मास हो गया। इसको बेटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 जा 15 का 5, 8 3 जा 24 और एक इसका होगा 25 का 5, 3 5 जा 15 और 2 17, 175.5 ग्राम हो गया आपका। ये बेटा आपका हो गया गिवन मास। गिवन मास हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास यहां से आ गया था, गिवन मास हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा। अब हमें मास करना होगा, गिवन मास किसका हो गया बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरी चीज, क्वेश्चन में हमें डेंसिटी दे रखा है तो हम एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन ऐसा बोल सकते हो, अपॉन में डेंसिटी। यहां से बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां मैं पूरा एग्जैक्ट लिख देता हूं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम पर लीटर है तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1000 ml, पर लीटर दे रखा है तो 1000 ml हो गया। और डेंसिटी हमें दे रखी है 1.25 ग्राम पर लीटर। इसको जब बेटा इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 20 से 20, 1250 ग्राम पर लीटर। ये हमारा मास हो गया। और बेटा ये डेंसिटी था ग्राम पर लीटर और वॉल्यूम था हमारा ml में और लीटर में, तो इससे कैंसिल हो गया और ये हो गया ग्राम में, तो 1250 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया बेटा, ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। हमें एक फॉर्मूला पता है क्योंकि हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं लिख सकता हूं बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा सॉल्यूशन का मास हमारे पास आ गया 1250, सॉल्यूट के मास को आप माइनस कर दीजिए 175.5 ग्राम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, इसको बेटा माइनस कर लीजिए आप, 1250 माइनस 175.5, जीरो लाइए, इधर 5 हो गया, इधर 4 हो गया, 7 8 9 10 11 14, 7 हो गया, 0 और 1। बेटा इसका आ गया हमारे पास 1074.5 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया बेटा, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 3 जीरो आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1.07 केजी, 1.07 केजी। अब हम इसको, अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आ गए, ये लिखे हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ चुका है। तो अब हम मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना होगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 3 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा, ये हो गया हमारे पास 1.07 kg में। इसको बेटा 2 पॉइंट हटाए 100 कर दिया, मोलैलिटी इज इक्वल टू 300 अपॉन 107, ये बेटा हो गया 2.79 के आसपास हो जाएगा बेटा, 2.79। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने मोल बोल दिया, और पर केजी, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2.79 मोल पर केजी। ये बेटा फाइनल हमारा आंसर आ गया। एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा से देख लो। हमें गिवन दे रखा था मोलैरिटी, हमने मोलैरिटी को इस फॉर्म में लिख लिया। डेंसिटी दे रखा था, डेंसिटी हमने लिख दी। NaCl सॉल्यूशन था, उसकी डेंसिटी ये थी। हमें मोलैलिटी को फाइंड करना था बेटा, तो हमने पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, और N से हमने गिवन मास निकाल लिया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और डेंसिटी से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी। आपको डेंसिटी पता था, वॉल्यूम पता था, हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। क्योंकि वॉल्यूम बेटा पर लीटर था, तो वॉल्यूम हमने यहाँ पे 1000 ml कन्वर्ट कर दिया। इसको बेटा कैंसिल किया तो इतना ग्राम आया हमारे पास। इसको मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन था, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट को, और मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट करके मोलैलिटी निकाल ली। ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला बेटा, एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, फॉर्मूला पूछ लेंगे डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन सिंपल वैल्यू बेस्ड होता है, वो आप कर लोगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा मोलैलिटी के ऊपर। तो बेटा इसके लिए हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि मोलैलिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि बेटा इसके फॉर्मूले में मास आ रहा है, और मास टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता। तो जिस भी फॉर्मूले में मास या कुछ और क्वांटिटी आ रही हो जो कि कांस्टेंट हो, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। यही क्वेश्चन एक और पूछ सकता है बेटा मोलैलिटी के बारे में। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा मोलैलिटी की बात करी जाए तो मोलैलिटी की अगर बात करी जाए तो मोलैलिटी में बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इसीलिए मोलैलिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम मोलैरिटी की बात करेंगे तो बेटा मोलैरिटी के फॉर्मूले में पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा वॉल्यूम हमेशा लीटर में होता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो लीटर वाला क्वांटिटी चेंज होगी, इसलिए मोलैरिटी चेंज होती है। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है और किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। तो आप कहोगे कि सर मोलैलिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीज मोलैलिटी बेटा डिक्रीज होती है, मोलैरिटी डिक्रीज होती है, मोलैरिटी डिक्रीज होती है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे मोलैरिटी डिक्रीज होती है।
ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इसको फटाफट नोट करो आप लोग, फिर सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। करो जल्दी से क्वेश्चन को, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से नोट करो बेटा। सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा, सेकंड कॉन्सेप्ट और सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कॉन्सेप्ट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन करेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे। तो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं एक। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये सीरीज का, 100 वाली सीरीज का। ए कंपाउंड ऑन एनालिसिस, a compound on analysis was found contains कार्बन दे रखा है बेटा आपको 34.6%, हाइड्रोजन दे रखा है आपको 3.85%, insufficient amount of oxygen। आपसे पूछा बेटा फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले बेटा मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो एग्जांपल देखो, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मैं C6H12O6 ग्लूकोज का एग्जांपल लेता हूं। ग्लूकोज में से बेटा जो सबसे छोटी वैल्यू कॉमन निकल रही है उसको आप कॉमन निकाल दीजिए, और अगर मैं यहां से 6 को कॉमन निकाल देता हूं तो आप बोलोगे कि सर C1 बचा, H2 बचा और O1 बचा। तो ये जो बेटा स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है या शॉर्टेस्ट वैल्यू कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा हम एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो एक्चुअल फॉर्मूला था दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है बेटा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो एक्चुअल फॉर्मूला था दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक चीज बना सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन करना है बेटा, जब भी कभी परसेंट वाला क्वेश्चन दिया हो ना तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि टोटल परसेंट जो होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कार्बन कितना है 34.6%, हाइड्रोजन कितना है 3.85%। बेटा इन दोनों का सम 100 तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बचा हुआ अमाउंट में होगा वो ऑक्सीजन होगा। एग्जाम में नहीं लिखा होगा कि ऑक्सीजन होगा, लेकिन आपको मान के चलना है कि जो बेटा बचा हुआ वो रेस्ट अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, और रेस्ट अमाउंट में ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। तो इन दोनों को मैं सम कर लेता हूं, तो 34.6% और 3.85 को मैंने सम कर लिया बेटा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4 और ये हो गया 4 3 7 और 8 और 3 38.45% हो गया टोटल। बेटा मैं ऑक्सीजन की परसेंट निकालनी है तो 100 माइनस 100% में से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आ गया कितना, आ गया 100 माइनस 35, तो ये हो गया 61.55%। तो ये ऑक्सीजन का परसेंट हो गया। कैसे निकाला, आप अगर परेशान हो रहे तो मैं यहां निकाल देता हूं। 100 माइनस 38.45 करोगे आप तो ये आ जाएगा 5
61.516, तो 61.55% आ गया आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंट कितनी आ गई बेटा? 61.55%। आपको क्वेश्चन में ऑक्सीजन नहीं गिवन होगा, आपको मान के चलना है कि रेस्ट अमाउंट में जो भी बचा है वो सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो हमने सबकी परसेंट निकाल ली। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे बेटा? जितना परसेंट है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो कार्बन का परसेंट दे रखा आपको 34.6%, हाइड्रोजन हो गया आपके पास 3.85% और ऑक्सीजन आपके पास हो गया 61.55%। बेटा हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास हो गया कार्बन इज इक्वल टू 34.6 ग्राम का। अब हमने परसेंट में था, इसको अब हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कार्बन इज इक्वल टू 34.6 ग्राम हो गया। हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3.85 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन इज इक्वल टू 61.55 ग्राम हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालो आप। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास तरीका है, NC मान लेता हूं, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बेटा कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12, एटॉमिक नंबर कितना है? 6 और मोलर मास 12। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन का आ गया NH बोल देता हूं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना बेटा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और मोलर मास भी 1। ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, तो NO हो गया 61.55 अपॉन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8 और मोलर मास 16 हो गया आपका 16। इसको हम करते हैं बेटा, तो कितना आ रहा है हमारे पास? ये 12 3 अगर मैं करता हूं तो 36 होता है, तो 36 से थोड़ा सा कम है, तो 2.85 के समथिंग आ रहा है। और ये हो गया बेटा हमारे पास 3.85 और ये भी 16 4 जा 64, 16 से थोड़ा सा कम है, तो ये भी अप्रोक्सीमेट में आएगा 3.85। ये बेटा हमारे पास रेशियो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इसके बाद एक स्टेप और करेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो होगा बेटा? तो मोल्स अपॉन में स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए। तो बेटा इसके मोल्स अपॉन में स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसके मोल्स में से यही सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसका रेशियो निकालता हूं मैं 2.85 अपॉन में 2.85, ये हो गया बेटा 1। इसकी बात करता हूं मैं, तो ये हो गया 3.85 अपॉन में 2.85 और इसकी बात करता हूं मैं, तो ये हो गया बेटा 3.85 अपॉन में 2.85। ठीक है बेटा, तो इसके जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको 38 20 पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं, तो 28 हो गया और ये 38 हो गया। तो इसका अप्रोक्सीमेट में बनता है, अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से, तो 8 से करता हूं, तो 8 3 जा 24 और बेटा ये अप्रोक्सीमेट 8 से करता हूं, तो 3 से ये 3 बार के आसपास होगा और ये 4 बार में, क्योंकि 8 3 जा 24 हो रहा है और 8 4 जा 32, ये 32 से बड़ा, ये 24 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अप्रोक्सीमेट ये होगा, तो 4/3 हमने कर दिया। यहां पर भी हमने 4/3 कर दिया। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन लेते हैं बेटा, इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आती है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आ गई। इसको अब हम रेशियो में कर लेते हैं, तो बेटा 1 किसका आया है? तो हमने बोल दिया सर कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन था।
कार्बन का हमारे पास बेटा 1 मोल आया, हाइड्रोजन का 4/3 आया और ऑक्सीजन का भी 4/3 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये 3 हो गया तो ये हो गया C3H4 हो गया और O4 हो गया। ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोबारा से पूरा सुन लो। जो भी चीजें दे रखी हैं आपको परसेंट की फॉर्म में दे रखा है, उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करो। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद जितना परसेंट है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हमने रेशियो निकाल लिया और जो रेशियो आया उसको सामने लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर लिया। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला में अगर ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं दे रखा तो आप टोटल परसेंट 100 मानो और जो दो एलिमेंट का सम हुआ उसको 100 में से माइनस कर दो, आपका ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा। अगर आपको ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट दे रखा है तो आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है, अगर सम 100 होता है तो। अगर 100 से जरा सा भी कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, फिर आपको ऑक्सीजन को काउंट करना होगा। एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक और बात हो सकती है बेटा, एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है कभी कभार कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के जैसा हो सकता है क्या? तो बेटा हाँ हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के जैसे हो सकता है। जैसे एग्जांपल और देता हूं मैं, CH4 है, इसका नाम मीथेन हो गया। इसमें से बेटा कॉमन निकालो तो 1 ही कॉमन आएगा, तो आप बोलोगे 1 इंटू CH4। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और ये हो गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हो गया बेटा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के जैसा हो सकता है, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ज्यादा नहीं होगा। ये आपका AR क्वेश्चन बन सकता है बेटा, रीजन असर्शन में पूछ सकता है आपसे, तो हमेशा याद रखना एम्पेरिकल फॉर्मूला कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बड़ा या फिर ज्यादा नहीं हो सकता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला या तो इक्वल होगा या फिर हमेशा स्मॉलर देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ये बेटा आज के लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन और सेकंड कॉन्सेप्ट था, फटाफट आप नोट करो फिर आगे हम बात करते हैं। बेटा फटाफट जल्दी से नोट करो। आज के लेक्चर का बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो और थर्ड कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड पार्ट में बेटा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि Na पॉजिटिव दे देगा आपको, Mg+2 बोल देंगे, S2 माइनस बोल दिया जाएगा, Ca+2 बोल दिया जाएगा और Ar बोल दिया जाएगा। आपसे बोल देगा कि बताओ बेटा कौन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Ne Na प्लस Mg+2 Al+3। इसमें पूछ लेगा बेटा किसका कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा पता होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो जैसा लिखा हुआ बेटा आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम।
और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। एटॉमिक नंबर एटॉमिक एंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। बेटा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बेटा डिफरेंट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा सेम होने चाहिए, इसी स्पीसीज को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आप बोल दोगे ऐसी सीरीज जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग हो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। बी क्वेश्चन देखो बेटा, बी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि Na पॉजिटिव बोल दिया आपको, Mg पॉजिटिव +2 बोल दिया, S2 माइनस बोल दिया, Ca +2 बोल दिया और Ar बोल दिया। आपसे बोला है बताओ बेटा कौन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। एटॉमिक नंबर 11 था तो एक इलेक्ट्रॉन इसने कम कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका एटॉमिक नंबर 12 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कम कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास भी। इसका एटॉमिक नंबर 16 था, माइनस का साइन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका एटॉमिक नंबर 20 था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसका एटॉमिक नंबर ही बेटा 18 था तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी पास हो गए। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन्स 10-10 हो गया। हमें पता है 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा, तो कहोगे आप नियोन का होता है। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए नियोन के। तो बेटा हमेशा याद रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नॉवल गैस के रिस्पेक्ट में होता है। ये देखो नॉवल गैस है, तो सोडियम और मैग्नीशियम नियोन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ऐसे ही ये वाले एलिमेंट भी किसी के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो हमें पता है बेटा आर्गन भी नॉवल है, आर्गन भी नॉवल गैस एलिमेंट है। तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए आर्गन के, AR के, आर्गन। तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमेशा याद रखना आप नॉवल गैस के रिस्पेक्ट में होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सिमिलर होने चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा है बताओ लार्जेस्ट साइज किसका है और स्मॉलेस्ट साइज किसका है। स्मॉलेस्ट साइज किसका है बेटा और लार्जेस्ट साइज किसका है, किस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट साइज है और किस एलिमेंट का लार्जेस्ट साइज है। तो पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेते हैं। इसके पास एटॉमिक नंबर 7 था बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका एटॉमिक नंबर 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका एटॉमिक नंबर 9 था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास भी बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि अगर सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब ये हो गया कि सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि स्मॉलेस्ट साइज किसका है और लार्जेस्ट साइज किसका है। तो उसके लिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में तो मैं लिख देता हूं इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की स्पीसीज के केस में बेटा एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक
नंबर के। तो आप इस कॉन्सेप्ट से बेटा ये क्लियर कर सकते हो कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज छोटा होगा। तो एटॉमिक नंबर बेटा किसका ज्यादा है? तो एल्युमिनियम का 12 है, इसका मैग्नीशियम एल्युमिनियम का 13 हो गया, मैग्नीशियम का 12 हो गया, सोडियम का 11 हो गया, इसका 10 हो गया। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका बेटा? तो आप कहोगे सर एल्युमिनियम का। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक साइज एल्युमिनियम का स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा। एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है बेटा? एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है? तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन का सबसे कम है। इसका मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। तो हमने बोल दिया लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज। ऐसा हुआ क्यों, इसकी हम बात करते हैं। तो बेटा मैं कुछ एलिमेंट को समझाता हूं। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर 7 हो गया। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 1s2 2s2 और 2p3 होता है। ऐसे ही बेटा मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो एटॉमिक नंबर 8 हो गया, 1s2 2s2 और 2p4 हो गया। इसने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए हैं। तो एटॉमिक नंबर 7 था, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये हो गया बेटा न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल। और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं फ्लोरीन की भी बात करता हूं तो फ्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप, 1s2 2s2 2p5। बेटा न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, हमें पता है। अगर एटॉमिक नंबर इसका 7 है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इसका बेटा एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये बात हमें पता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के पास बेटा 7 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है न्यूक्लियस की तरफ। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है। तो 7 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के पास, नाइट्रोजन के केस में 7 प्रोटॉन्स है और ये बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ। लेकिन जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो बेटा ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स हो गए, 8 प्रोटॉन्स हो गए क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 है। तो P भी 8 हो गया और Z भी 8 हो गया। तो यहाँ पे बेटा 8 ऑक्सीजन, ऐसा बोल सकते हो 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। यहाँ पे बेटा 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, यहाँ पे 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं और यहाँ पे 9 प्रोटॉन, फ्लोरीन की बात करूंगा तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन हो गए। तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो बेटा प्रोटॉन का चार्ज तो बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन का चार्ज तो बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तभी हम बोलते हैं कि एल्युमिनियम का साइज स्मॉलेस्ट है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एल्युमिनियम के पास सबसे ज्यादा है 13 और 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। मैग्नीशियम में 12, सोडियम में 11, न्यून में 10। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं एक बात और लिख सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए एल्युमिनियम का साइज स्मॉलेस्ट है और Na का साइज मतलब नाइट्रोजन का साइज लार्जेस्ट होता है।
ये से बेटा 3 क्वेश्चन हो गए आपके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, तो आपका होगा जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सेकंड क्वेश्चन में बोल देगा आपसे कौन किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो हमने बता दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो आप। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमेशा बेटा नॉवल गैस के एलिमेंट ही होते हैं, तो इसको भी याद रखोगे, इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आपसे बोलेगा स्मॉलेस्ट साइज किसका है, लार्जेस्ट साइज किसका है, तो इसमें आप ऐसे बता सकते हो। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे बोलेंगे आई माइन, छोड़ो बेटा, आपसे पूछेगा वो कि आई माइनस और आई एंड आई पॉजिटिव, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट या फिर सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है। तो आप जब भी बेटा सेम एलिमेंट होगा ना, जब भी सेम एलिमेंट होगा ना, तो फॉर सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट की बात करोगे तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो आप कहोगे सर आई माइनस का सबसे वाला साइज, फिर आई का साइज और फिर आई पॉजिटिव का साइज। फटाफट बेटा इतना नोट करो, फिर हम आगे बात करेंगे। फटाफट इतना नोट करो, नोट करो बच्चों, नोट करो जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर से ले रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्सप्लेन द फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस of van der Waals parameters। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ van der Waals पैरामीटर्स। एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं, 2 क्वेश्चन और बना देता हूं। यूनिट्स ऑफ van der Waals पैरामीटर, और बी क्वेश्चन रहेगा राइट van der Waals इक्वेशन। बेटा 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए, आपसे फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाएगा, लेकिन आप यूनिट्स भी बताओगे और van der Waals इक्वेशन को लिखोगे भी। तो बेटा van der Waals इक्वेशन क्या होती है, तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपन में वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू पी प्लस एन स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी। ये हो गया बेटा आपका van der Waals इक्वेशन। बेटा P प्रेशर हो गया यहाँ पे, N नंबर ऑफ मोल्स हो गया, A एंड B, ये हो गया बेटा आपके van der Waals, van der Waals कांस्टेंट। मैं मार्कर चेंज करता हूँ, एक मिनट बेटा। A और B हो गए आपके van der Waals कांस्टेंट, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट होता है बेटा गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी, T टेम्परेचर हो गया आपका, और V आपका वॉल्यूम हो गया, P फॉर प्रेशर, और V हो गया बेटा आपका वॉल्यूम। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो हो गया आपका राइट van der Waals इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। यूनिट्स ऑफ van der Waals पैरामीटर की बात करता हूं, तो बेटा लॉ ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हम लोग यूनिट्स निकाल सकते हैं इसकी। पहले इसकी ए की यूनिट निकालते हैं, इस वाली इक्वेशन से ए निकल जाएगा और इस वाली इक्वेशन से बी निकल जाएगा। तो हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू
AN² अपॉन में B²। बेटा लॉ ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है, अगर कोई प्लस का सिंबल है या माइनस का सिंबल है तो हम उसको इक्वल टू में रख देते हैं। तो हमने इसको इक्वल में कर दिया, P इक्वल टू AN² अपॉन में B²। P का यूनिट बेटा हमें पता होता है ATM होता है, और A तो आपका कांस्टेंट है। N का यूनिट हमें पता होता है मोल, तो मोल स्क्वायर कर दिया, और वॉल्यूम का यूनिट हो गया लीटर स्क्वायर। इसको इंटू कर दो, ATM लीटर स्क्वायर अपॉन में मोल स्क्वायर इज इक्वल टू A। ये बेटा यूनिट हो गई आपकी A की। ऐसे ही हम B की यूनिट भी निकाल लेंगे, तो V इज इक्वल टू NB हो गया। V आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया आपका लीटर में, और B अपॉन में N हो गया आपका मोल इज इक्वल टू B। ये बेटा यूनिट्स हो गई आपकी वंडरवॉल पैरामीटर की। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी, A वाला पोर्शन भी पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवॉल्स पैरामीटर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा कर लिख देता हूं मैं, A and B आर द वंडरवॉल्स पैरामीटर। वंडरवॉल्स पैरामीटर और वंडरवॉल्स कांस्टेंट। बेटा A और B जो है कांस्टेंट तो है, लेकिन ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। बेटा A और B कांस्टेंट होने के बावजूद भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर का और प्रेशर का A और B पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन A एंड B। A और B पे बेटा टेम्परेचर और प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। A की अगर मैं बात करता हूं तो A क्या डिसाइड करता है, तो बेटा डिसाइड करता है, A डिसाइड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसियस पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बताता है A। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन within gaseous molecules, बेटा गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिसाइड करता है A। क्या डिसाइड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। बेटा जो आसानी से गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं उनके अंदर A की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने जल्दी कोई भी गैस लिक्विफाई कर जाएगी, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर A की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो गैसेस आराम से लिक्विफाई हो जाती हैं। इस पॉइंट को भी बड़ा नोट कर लेना जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, कि इफ द वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर फॉर ए गैस देन इट विल बी लिक्विफाई इजीली। किसी भी गैस की वैल्यू या फिर किसी भी चीज की वैल्यू, A की वैल्यू बहुत ज्यादा है किसी गैस के लिए, तो वो गैस बहुत जल्दी लिक्विफाई कर जाएगी। B का मतलब क्या होता है बेटा, साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल्स के बेटा साइज पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकुलर साइज पर डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल्स हैं। तो बेटा जिन गैसेस के पार्टिकल्स बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनमें B की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। तो A डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और B डिपेंड करता है साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो इतनी बातों को आप फटाफट बेटा नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट बेटा नोट करो आप लोग।
ए डिपेंड करता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे और बी डिपेंड करता है गैसियस साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतनी सी बात फटाफट नोट करो बेटा, यही 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, मतलब इनके वैल्यूज का मतलब हो गया। और बेटा अगर किसी में बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज होगा, पार्टिकल साइज ज्यादा होगा, पार्टिकल का साइज ग्रेटर होगा अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो। इफ द वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर, बेटा बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइज ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा होगा। फटाफट नोट करो बेटा, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनता है डाइपोल मोमेंट पे। तो डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन बना लेते हैं। डाइपोल मोमेंट को बेटा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है बेटा, तो कहोगे आप सर चार्ज होता है, और डी क्या होता है तो आप कहोगे सर डिस्टेंस होता है। क्यू की यूनिट क्या होती है तो आप कहोगे सर कूलम्स होती है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तो आप कहोगे सर मीटर होती है। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करूंगा तो आप कह सकते हो सर कूलम्स मीटर हो जाएगी। एक और यूनिट होती है बेटा, जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम रख सकते हो आप डेबे, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। लेकिन बेटा हमें यूनिट से क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चंस यूनिट क्या होती है तो उसकी यूनिट होती है, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आप समझो। अगर मैं बेटा फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, तो पहला एग्जांपल हो गया BeCl2 हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। BeCl2 का बेटा जीरो डाइपोल मोमेंट होता, तो इसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और डाइपोल मोमेंट तभी क्रिएट होगा जब दो अलग अलग चार्ज स्पीसीज होंगी, तभी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जैसे इसका मैं बात करता हूं तो बेटा इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, तो Be का स्ट्रक्चर हो गया इस टाइप का, क्योंकि बी के पास एक इलेक्ट्रॉन था इधर और एक इलेक्ट्रॉन था इधर, क्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये स्ट्रक्चर बन गया लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। बेटा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है इन दोनों में से, तो हमने कहा कि सर बोरॉन Be बेरिलियम और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ, एक फोकलन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर क्लोरीन होगा, और फिर नाइट्रोजन होगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अगर बेटा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन क्या करेगा, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो हमने इस एरो को बना दिया, और इस एरो का मतलब ये हुआ कि बेटा जिधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जा रहा है उधर इसका टेल रहेगा। और अगर मैं टेल को मिटा के दिखाता हूं तो आप देखो यहाँ पे प्लस समझ में आ रहा है आपको, और प्लस का मतलब होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुआ है या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। तो टेल का मतलब हो गया बेटा कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और हेड का मतलब हो गया कि जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उधर को इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं। तो बेटा क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा है, इस वाले क्लोरीन ने भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा है। और जब दो डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं
तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हम कह देंगे कि म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 का मतलब बेटा नेट डाइपोल मोमेंट इनका 0 हो गया। नेट डाइपोल मोमेंट। तो यही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि BeCl2 हैव 0 डाइपोल मोमेंट। बेटा यहाँ पे BeH2 भी हो सकता है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको सेम लॉजिक लिख के आना होगा। BeF2 हो या फिर BeCl2 हो, आपको दोनों का 0 डाइपोल मोमेंट ही बनाना होगा। एक क्वेश्चन और होता है बच्चों, उसको भी समझो। आपसे बोल देगा BeCl3 या फिर BF3, इनका डाइपोल मोमेंट आपसे पूछ लेगा। तो इनका डाइपोल मोमेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो इनके स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए बेटा हमें। तो बोरॉन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। बेटा ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि हमें पता है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p1, सेकेंड सेल में बेटा देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट सेल में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन 3 ही बॉन्डिंग बना सकता है, इसलिए बोरॉन का स्ट्रक्चर इस टाइप का हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर टाइप का हो गया। हमें चेक क्या करना है बेटा, बोरॉन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप कहोगे सर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर है लेकिन बोरॉन वहां पर नहीं है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बोरॉन की तरफ से खींचेगा, तो हमने एरो बना दिया। यहां पर भी बेटा क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बोरॉन की तरफ से खींचेगा, तो हमने एरो बना दिया। और इधर भी क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बोरॉन की तरफ से खींचेगा, तो हमने एरो बना दिया। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, 2 क्लोरीन एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसको मैंने मान लिया बोरॉन। एक क्लोरीन इधर गया और एक वेक्टर बेटा इधर गया, ये इस क्लोरीन का वेक्टर हो गया और ये इस क्लोरीन का वेक्टर हो गया। तो इन दोनों का बेटा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर बेटा इधर भी एक क्लोरीन का वेक्टर था, ये भी क्लोरीन का वेक्टर था। तो रिजल्टेंट वेक्टर ने इस अपोजिट साइड वाले क्लोरीन के वेक्टर को कैंसिल आउट कर दिया और यहां पर भी इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 0। तो आपको लिख के आना पड़ेगा कि BeCl3 या BF3 में डाइपोल मोमेंट 0 हुआ या नॉन इक्वल टू 0 हुआ, तो आप लिखोगे कि 0 डाइपोल मोमेंट हो जाता है। रीजन क्या लिखोगे कि बेटा 2 क्लोरीन की रिजल्टेंट वेक्टर ने अपोजिट साइड वाले क्लोरीन को कैंसिल आउट कर दिया, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। तो आप लिख के कैसे आओगे, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 क्लोरीन। इसका लॉजिक बेटा मैं यही लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 chlorine is cancelled out by other side of chlorine, so its dipole moment become 0। सो इट्स डाइपोल मोमेंट बिकम 0, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट बेटा 0 हो गया। अगला एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन देखो, आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, बताओ बेटा NH3 एंड NF3 which one have higher dipole moment, which one have higher dipole moment, which one NH3 and NF3 which one have higher। पूछा जाएगा
कि NH3 एंड NF3 में से विच वन हैव हायर डाइपोल मोमेंट। तो हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेंगे सबसे पहले। अगर बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हमने हाइड्रोजन बना लिए, और एक लोन पेयर है क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका होता है 7। तो हमने कर लिया 1s2 2s2 2p3। बैलेंस शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्डिंग बना ली और एक लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर दिया। इसका बेटा ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि बेटा ज्योमेट्री के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को दोनों को काउंट करते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो ये हो गया 4। 4 का मतलब होगा टेट्राहेड्रल। शेप की बात करोगे बेटा तो शेप हो गया इसका ट्राइगोनल पैरामिडल, ट्राइगोनल पैरामिडल शेप हो गया। ऐसे ही स्ट्रक्चर बेटा NF3 का बनेगा, N F F और F। यहां पर भी एक लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिया आपने, और इसका भी बेटा सेम ही हो गया स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पैरामिडल हो गया। बेटा यहां पे स्ट्रक्चर की बात करी जाएगी आपसे तो आप क्या बोलोगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पे बेटा बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो 120 होता है, 120, इधर भी 120 और इधर भी 120। बॉन्ड एंगल बेटा हमें अभी नहीं पढ़ना, बॉन्ड एंगल के लिए मैं अलग से एक क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा सा क्वेश्चन। यहाँ पर भी बेटा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल हो गई और शेप आपका ट्राइगोनल पैरामिडल हो गया। मैं इन सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा सा अभी मिटा देता हूं। हमसे पूछा बेटा किनका, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले चेक करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम चेक कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ एरो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वही खींचेगा। इधर भी बेटा नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे और इधर भी नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे। जिधर से इलेक्ट्रॉन खींचे उसकी तरफ हमने टेल बना दी, और जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और उधर हमने हेड बना दिया। फ्लोरीन और नाइट्रोजन में देखोगे बेटा तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेड हमने बना दिया, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस केस में बेटा हम देख रहे हैं कि सारे वेक्टर्स जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और लोन पेयर नाइट्रोजन का ये प्रेजेंट है, तो लोन पेयर भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और सारे वेक्टर्स भी एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। और बेटा हमें पता है वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि सारे वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन हो गया। यहाँ पे वेक्टर एडिशन होने के कारण डी बहुत ज्यादा हो गया, डिस्टेंस हो गया ज्यादा, तो यहाँ पे बेटा वेक्टर एडिशन हो गया। लेकिन NF3 के केस में बात करूंगा तो बेटा फ्लोरीन, ये नाइट्रोजन मैंने मान लिया, एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है और एक फ्लोरीन इधर है, सारे के सारे फ्लोरीन अलग अलग डायरेक्शन में है, तो जीरो तो डाइपोल मोमेंट बेटा किसी का नहीं है, ना तो इसका जीरो डाइपोल मोमेंट है और ना ही इसका जीरो डाइपोल मोमेंट है। हमने डाइपोल मोमेंट का इनिशियल में डेफिनेशन पढ़ ली थी कि Q इंटू डी। जब हम डी को देखते हैं तो NH3 के केस में वेक्टर एडिशन होने के कारण डी डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया तो म्यू भी बढ़ गया, मतलब डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो गया। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है NF3 से। NH3 के केस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है NF3 से। तो आप लिख के क्या आओगे बेटा, तो आप लिखोगे NH3 के केस में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं।
लेकिन NF3 के केस में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए सारे वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। सो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा वो NH3 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NF3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छे से नोट करना। जो बातें मैंने बोली है उनको भी आप नोट कर लेना कि NH3 में नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू NF3 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर में बेटा 4 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं PCl5 को लिख लेता हूं। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा, तो क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, और एक क्लोरीन इधर हो गया और एक क्लोरीन इधर हो गया। ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, ये भी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों क्लोरीन का रिजल्टेंट ये हो गया, ये रिजल्टेंट बेटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर ये क्लोरीन, तो इससे भी इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो यहां पर भी बेटा म्यू इक्वल टू 0 हो गया, म्यू इक्वल टू 0 यहां पर भी हो गया। तो ये डाइपोल मोमेंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को आप फटाफट बेटा नोट कर लो। बाकी ये क्वेश्चंस अभी हम और करते हैं डाइपोल मोमेंट के अलावा।